हो गया। हेलो एवरीवन, आज आपकी सीए इंटर की फर्स्ट क्लास है। आज आगे बढ़े अपन, एक एक सब्जेक्ट पढ़े उसके पहले मैं आपको पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कितने हैं, मार्किंग स्कीम कैसे है, जो सीए सिलेबस पूरा अमेंड हुआ है उसमें मेजर अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं, पेपर के पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ा है, सब्जेक्ट पहले कितने थे अभी कितने होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम जानेंगे कि बोथ ग्रुप देना चाहिए सिंगल देना चाहिए, ठीक है, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। तो आज पहले ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। बच्चों, पहले भी दो ग्रुप होते थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है, लेकिन यहाँ ग्रुप 1 के अंदर पहले 4 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट होते थे। अब टोटल 8 की जगह 6 ही सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ ग्रुप 1 में हमेशा की तरह पहली शुरुआत अकाउंट से होती है, तो पहला सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, दूसरा लॉ है और तीसरा टैक्स है। अब यहाँ एक सब्जेक्ट आता था कॉस्टिंग, जो अब ग्रुप 2 में चला गया, तो ये हो गया कॉस्ट, ठीक है। ग्रुप 2 में पहले भी एफएम होता था, अभी भी एफएम है। ये एफएम के साथ एक और जुड़ गया एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले एफएम के साथ इको होता था, ठीक है, तो अब वो इको खत्म हो गई और एसएम इधर आ गई, और जो इको इधर आती थी वो फाउंडेशन में चली गई। तो फाउंडेशन की इको पूरे 100 मार्क्स की हो गई, पहले वो 60 की थी, और वहाँ जो बीसीआर होता था बीसीके वो हट गया, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है ऑडिट, जो पहले भी होता था अभी भी है, तो 3 तो अब 2 सब्जेक्ट हटे कौन से, ये अकाउंटेंसी इधर भी थी पहले, इधर भी थी एडवांस अकाउंट्स के नाम से, तो दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया और एक बना दी। तो अब अकाउंटेंसी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई कंपैरेटिवली, क्योंकि पहले अकाउंट्स इन सारे सब्जेक्टों में स्कोरिंग भी थी छोटी भी थी, अभी स्कोरिंग तो है लेकिन उतनी छोटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एएस है, जो दोनों ग्रुप में एएस आते थे वो एक साथ हो गए, चैप्टर भी क्यूमुलेट हो गए, तो अकाउंट्स थोड़ी अब बिल्कुल लेवल की हो गई, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लेवल की हो गई, ठीक है। फिर यहाँ एक गंदा सा सब्जेक्ट आता था, एक तो अकाउंट्स मर्ज हो गई तो एक सब्जेक्ट कम हो गया, एक सब्जेक्ट आता था EISM, ठीक है, जिसमें तुम्हारा कंप्यूटर आता था और एसएम आता था, तो वो कंप्यूटर वाला पूरा सब्जेक्ट हटा दिया और एसएम इसके साथ जोड़ दी एफएम के साथ। तो एसएम वैसे भी स्कोरिंग होती थी, एफएम भी स्कोरिंग होती थी, अब ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट एक साथ हो गए, तो आप यहाँ पे आराम से 70-80 नंबर खींच सकते हो, ये इतना ईजी हो गया। ये भी पूरा प्रैक्टिकल है तो ये भी स्कोरिंग है। इस पूरे ग्रुप में सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है जो थ्योरी है और जो आपकी नैया पार लगाने में थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि कंप्लीटली थ्योरी है ऑडिट पूरा, ठीक है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा हमें इस ग्रुप में। इस ग्रुप में अकाउंटेंसी भले लेंदी है, लेकिन मैंने आज तक किसी बच्चे को सीए करते हुए अकाउंट्स में परेशान होते हुए कम देखा है। तो अकाउंट्स भले लेंदी है लेकिन मज़ा ही आएगा तुम्हें पढ़ने में, ठीक है। लॉ पिछले साल पढ़ी है, इस साल भी पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। लॉ पिछले साल के मुकाबले कम हो गई, अब पहले कंपनी लॉ भी थी, एलाइड लॉ भी थी, अभी कंपनी लॉ है, एलाइड लॉ है, लेकिन एलाइड लॉ में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते थे, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इंडेमनिटी, गारंटी, ये पूरे हट गए और ये भी वहाँ फाउंडेशन में चले गए, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें थोड़ी एक रियायत मिली है, लेकिन इसकी जगह एक नया एक्ट आ गया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, छोटा सा है लेकिन इतना दिक्कत नहीं है। और एक और गंदा एक्ट होता था इधर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बहुत बड़ा था, 81 पेज का था, वो भी पूरा कट गया और वो उधर भी नहीं गया, उधर उसका थोड़ा सा अंश गया है, बाकी पूरा ऑलमोस्ट कट ही गया वो, तो मतलब पूरे सीए से आउट हो गया वो, ठीक है। तो ये लॉ हो गई तुम्हारी, और टैक्स तुम्हारी इस ग्रुप की सबसे करंधार सब्जेक्ट जो है वो टैक्स रहेगा, जैसे इधर ऑडिट रहेगा इधर टैक्स रहेगा। इसमें 2 टैक्स आएंगी तुम्हें, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों का वेटेज 50-50 है या 60-40 है, सर बता देंगे तुम्हें, शायद 50-50 है, ठीक है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी। अब ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये तो ग्रुप का बाइफर्केशन हुआ। कोई इंटरनल पार्ट सीए में होता ही नहीं है, तो सारे 100 मार्क्स के ही है, सारे पेपर पहले 100 के थे, अभी भी 100 के हैं, लेकिन अब एक थोड़ा अच्छा क्या हो गया, 30% ऑब्जेक्टिव आपको जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, और वो हर पेपर में है, ठीक है। तो 30% आप लोगों के लिए एक स्कोरिंग वाला एक एंगल खुल गया है। जैसे सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा तुम्हें ऑडिट में और लॉ में, क्योंकि यहाँ जो बच्चे की मरती है वो राइटिंग स्किल्स में ही मरती है। तो कई बार हम अच्छा भी कर देते हैं, अच्छे से समझ भी जाते हैं, लेकिन लिखने में कई बार कमज़ोरी हम
एक हमारा वीकनेस होता है, लेकिन वो यहाँ पे एक अच्छा हो जाएगा कि 30 इधर और 30 इधर, और 40 चाहिए। क्राइटेरिया बिल्कुल वही है, कोई चेंज नहीं हुआ, हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए और ओवरऑल 50 चाहिए, हर सब्जेक्ट में 40 ओवरऑल 50, तो क्राइटेरिया वही सेम है। अब ये बात हुई सब्जेक्ट की, ग्रुप के बाइफर्केशन की, पहले क्या था अब क्या हो गया उसकी भी बात कर ली, और मार्किंग भी बता दी कि 100 मार्क्स का पेपर जैसे पहले था अभी भी रहेगा, बस फ़र्क क्या है कि अब 30% का ऑब्जेक्टिव भी जुड़ गया है। पहले भी था ऑब्जेक्टिव लेकिन कुछ सिलेक्टेड पेपर में था, ठीक है, अभी सब में है। तो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, ठीक है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ाई करी है आपने तो, ठीक है। अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी एकदम बिल्कुल लल्लू माम जैसे क्वेश्चन नहीं आते बिल्कुल, ठीक है, कि इसके अंदर ये चीज़ है भाई, इसकी रेट कितनी होगी, 12%, 18%, 16%, अभी याद है 12%, ऐसे भी आएंगे, लेकिन ये 2-4 मुश्किल से, बाकी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले अच्छे आते हैं, लेवल अच्छा होता है उसका, ठीक है। हाँ, अच्छी बात ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो तुक्के भी लगा सकते हो। अब हमें बोथ ग्रुप देने चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, पहले जब 4 सब्जेक्ट थे तो मैं बच्चों को ये कहता था कि भैया नहीं, मैं पहले बच्चे को देखता था, ठीक है, अगर नवलीन मुझसे पूछेगी तो पहले भी मैं यही कहूँगा कि दोनों ही दे, ठीक है, और आज भी यही कहूँगा दोनों दे। लेकिन लक्ष्य मुझसे पूछेगा तो शायद मैं पहले ये कहता भाई तू एक दे अभी, ठीक है। बच्चे को देख के हम लोग उसको बोलते थे, काउंसलिंग करते थे, और जो उसके लिए फेयर होता था, अच्छा होता था, उस हिसाब से हम उसको गाइड करते थे। अब आज अगर आप पूछोगे कि दोनों देने चाहिए या नहीं, तो ब्लंटली कोई भी मुझसे पूछे मैं बोथ ही बोलूँगा। फ़ायदे बताता हूँ, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फ़ायदे ही बताता हूँ। पहला फ़ायदा, सब्जेक्ट पहले 8 थे अब 6 ही हो गए, तो कंपैरेटिवली हमें समय उतना ही मिल रहा है लेकिन सब्जेक्ट कम हो गए, और सब्जेक्ट कम होने से देखो लोड तो कम होता ही है, और सब्जेक्ट भी गंदे वाले हटाए हैं। EISM जो सब्जेक्ट था वो बहुत गंदा था, और अकाउंट जो हटाया वो हटा नहीं है, वो इधर मर्ज हुआ है बस। तो जो एक सबसे गंदा सब्जेक्ट था वो पूरा हटा दिया, ठीक है। सबसे गंदा क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हारे सीनियर्स से पूछना सबसे ज़्यादा सेकंड ग्रुप में फेल किस सब्जेक्ट में होते थे, वो खुद ही बता देंगे, क्योंकि कंप्यूटर था, हमारी फील्ड का भी नहीं था, कोई मतलब का भी नहीं था, टोटल रटना पड़ता था, ठीक है। ये डेटाबेस, ये फलाना मैनेजमेंट, वो समझ ही नहीं आती थी कुछ चीज़ें, बिल्कुल टेक्निकल सब्जेक्ट था, रट के भी कितना रटे, ठीक है। और ये सेम सब्जेक्ट CA फाइनल में भी था, वहाँ से भी हटा दिया, ठीक है, यहाँ से भी हटा दिया, वहाँ से भी हटा दिया। तो एक तो सब्जेक्ट कम हो गए, पहला फ़ायदा कि लेस सब्जेक्ट है और सेम टाइम है। आज जनवरी चल रहा है, हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पेपर होगा नवंबर में। मे अटेम्प्ट के लिए तुम एलिजिबल हो नहीं, नवंबर ही दोगे, ठीक है। तो पूरे वही जनवरी से नवंबर 11 महीने हैं तुम्हारे पास, 11 मंथ। पहले भी वही थे, पहले सब्जेक्ट 8 थे अब 6 है। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो पहले भी मिलता था अब भी मिलेगा, सेट ऑफ का। अभी एक लड़की हमारे यहाँ इशिता नाम की थी, वो सेट ऑफ से पास हुई, ठीक है। कम केस देखने को मिलते हैं सेट ऑफ के, लेकिन मिलते हैं, हर अटेम्प्ट में 1-2 केस तो सेट ऑफ का मिलता है। सेट ऑफ का मतलब क्या है, अभी मेरे ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, है ना, और इन तीनों में मैं 70 नंबर ले आया, और टोटल मेरा हो गया कितना, 210। कितना हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट मान लो मेरे अच्छे नहीं है, लेकिन इतने तो अच्छे हैं कि मैं 40 तो ले ही आऊँ, क्योंकि 30 का ऑब्जेक्टिव है। तो मैं इन तीनों के अंदर, जैसे ये प्रैक्टिकल था तो इसमें 50 लिया, इसमें 50 लिया, इसमें 40 लिया आया, तो 50-50 40 कितने हुए भाई, 140। अब 300 में से 150 लाने हैं, लेकिन मेरे तो 140 ही हो रहे हैं, लेकिन उधर मेरे 210 है। सो 210 और 140 350 होते हैं, और 600 में से 300 लाने हैं मुझे, तो मेरे को सेट ऑफ मिल जाएगा और मेरे बहुत ग्रुप क्लियर होंगे। तो इधर जो मुझे 150 की जगह 210 आए थे, 60 नंबर ज़्यादा आए थे, वो 60 नंबर का सेट ऑफ मुझे इधर मिल जाएगा। तो इधर अगर मान लो मेरे 40 भी आते ना तो भी पास था मैं, 40 में भी 120 होते, और 60 नंबर इधर आते तो 180 हो गए, तो 150 से ज़्यादा है तो मैं पास माना जाऊँगा। इसका मतलब सरल भाषा में, अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो 600 में से आपको 300 पकड़ना है, 300 में से 150 नहीं पकड़ना। इस ग्रुप का सेट ऑफ इधर भी मिल सकता है, इस ग्रुप का सेट ऑफ इधर भी मिल सकता है। ओवरऑल आपके 600 नंबर के 6 पेपर होंगे, एंड यू हैव टू स्कोर 300 फॉर क्लियरिंग CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन।
ये सबसे बड़ा एडवांटेज। सर ये पहले नहीं था क्या? पहले भी था, पहले भी था। तो सर पहले लोग बोथ ग्रुप क्यों नहीं देते थे? 8 सब्जेक्ट थे एक तो, ठीक है, और प्रेशर बहुत होता था। अभी यहाँ 6 ही है, 3 तो पढ़ ही रहा हूँ, उसमें से भी कॉस्टिंग तो बच्चे इधर पढ़ते ही थे। पहले 4 सब्जेक्ट होते थे, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स और कॉस्ट, चारों इधर होते थे। तो 2 ही तो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे हैं, एफएम और ऑडिट। और उसमें मैं कह रहा हूँ एफएम बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, मेहनत इधर ज़्यादा लगेगी बस। तो एक सब्जेक्ट के चक्कर में मैं बोथ ग्रुप क्यों छोड़ूँ? ठीक है, तो दूसरा फायदा सेट ऑफ का। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद तो मैं किसी को नहीं कहूं कि वो एक दे, वो है आर्टिकलशिप। पहले इंस्टीट्यूट एक ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप अलाउ करता था, तो मैं कहता था कि भाई तू अभी एक दे ले नवंबर में, उसके बाद तेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 3 साल की आर्टिकलशिप है, तो तू उसके बाद बीच में सेकंड ग्रुप कभी भी दे लेना, 3 साल है तेरे पास, क्योंकि उन 3 सालों में सीए फाइनल तो देना नहीं है, सीए फाइनल आर्टिकलशिप के बाद देना है। तो एक ग्रुप आराम से कर ले ताकि ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए, और ट्रेनिंग के बीच में दे लेना सेकंड ग्रुप। अब ऐसा है ही नहीं, अब आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी बोथ ग्रुप करने के बाद। तो अगर मान लो तुम 11 महीने पढ़ाई करो और 11 महीने में तुम सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ो, इससे ज़्यादा तो हम 12th में पढ़ते हैं, 12th में भी कम से कम 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 12th में भी यही 11 महीने मिलते हैं हमें। 12th में भी हम पढ़ते तो अकाउंट्स, इको, बिजनेस, इंग्लिश, हिंदी या फिजिकल जो भी ले रखा हो, 5 तो पढ़ते ही है ना। तो हमारी ये धारणा है 5 सब्जेक्ट तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं। और अभी फाउंडेशन में हमने कितने सब्जेक्ट पढ़े? लॉ पढ़ा, उसके साथ इंग्लिश पढ़ी, इको के साथ बीसीके पढ़ा, अकाउंटेंसी पढ़ी, ठीक है, तो उधर भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़े हम लोगों ने, मैथ्स पढ़ा, मैथ्स से स्टेट्स पढ़ा, एलआर पढ़ा। यहाँ तो बिल्कुल ही मतलब सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम 11 महीने, ये तो टाइम वेस्ट है। और 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर मेरा नवंबर में क्लियर भी हो गया तो मेरा तो सेकंड ग्रुप बाकी है अभी, तो मैं मई में सेकंड ग्रुप दूंगा, 6 महीने और रुकूंगा, और फिर मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। तो इसलिए सबसे बड़ा फायदा है आर्टिकलशिप। पहले आर्टिकलशिप एक ग्रुप के बाद स्टार्ट होती थी, अब नहीं होंगी, अब बोथ ग्रुप के बाद ही स्टार्ट होंगी। और अब आर्टिकलशिप का पीरियड भी कितना कर दिया है? 2 साल। तो अब बच्चों को एक तरीके से इंस्टीट्यूट ही ये गाइड कर रहा है कि अच्छे से पहले फाउंडेशन की तैयारी करो, 11 महीने मिल रहे हैं, इंटर की अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल कहीं और माइंड मत लगाओ, फिर एक बार इंटर के बोझ से हल्के हो जाओ तो आर्टिकलशिप भी अच्छे से करो, वहाँ लोड लेके मत जाओ। पहले क्या होता था, एक ग्रुप क्लियर हो जाता था, एक नहीं होता था, तो वो दूसरे ग्रुप में पढ़ाई का भी लोड, आर्टिकलशिप का भी लोड। तो इंस्टीट्यूट चाहता है पढ़ाई पूरी आराम से करके आओ, एक अटेम्प्ट की जगह 2 भी अटेम्प्ट लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ये निकाल लो, और आर्टिकलशिप 2 साल की अच्छे से करो। काम सीखने को मिलना चाहिए, और स्टाइपेंड भी बहुत अच्छे में अच्छा मिल रहा है अब तो, ठीक है, अच्छी जगह से करते हैं तो, और बेनिफिट ही बेनिफिट है। और वैसे भी 2 नाव पे सवार होके चलते थे तो टेंशन होती ही थी, ये एग्ज़ाम का प्रेशर, ये आर्टिकलशिप का, अभी ऑडिट की डेट आ गई, ये इनकम टैक्स का रिटर्न, ये जीएसटी का रिटर्न, हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही ये रिटर्नों की डेटों में उलझी रहती है, आज इसकी लास्ट डेट है, आज उसकी लास्ट डेट है, फिर एग्ज़ाम आ जाते थे नवंबर में, फिर मई में, ठीक है। कई सारे बच्चों को हमने ऐसा देखा था जो फर्स्ट ग्रुप एक बार में क्लियर करने के बाद भी सेकंड ग्रुप में उलझते रहते थे, क्योंकि आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेते थे तो गोटे खाते रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। अब आराम से फ्रेश माइंड के साथ पहले बोथ ग्रुप करो और फिर आर्टिकलशिप के लिए जाओ। तीसरा फायदा आर्टिकलशिप है, ठीक है। चौथा फायदा, अगर आप गलती से एक ग्रुप देते हो तो लैक ऑफ टाइम हो जाएगा आपको फॉर सेकेंड ग्रुप। कैसे? अभी आपने फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करी, नवंबर तक आपने पढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद फरवरी में रिज़ल्ट आया, आप ये 2 महीने एग्ज़ाम का वेट करते रहे, फरवरी में रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो अब जब आप मई में पेपर दोगे तो सेकंड ग्रुप तो देना ही था आपको, और अब आप फर्स्ट भी दोगे क्योंकि पॉजिटिव नहीं आया, तो अब आपके लिए फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई 3 ही महीने बचे। तो जो काम आपको 11 महीने में बोथ ग्रुप करने के लिए मिल रहा था, अब वही काम आपको 3 महीने में करना पड़ेगा बोथ ग्रुप करने के लिए, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि फिर अब वो मई में फर्स्ट देगा सिर्फ, क्योंकि जैसे ही नवंबर खत्म होता है बच्चा सेकंड की कोचिंग भी स्टार्ट कर देता है। तो आपने सेकंड भी स्टार्ट कर दिया तो वो तो देना ही पड़ेगा, और फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ तो इसको छोड़ तो सकता नहीं, तू निकल, पहले इसको कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो भी करना ही पड़ेगा। फिर मजबूरी में 3 महीने में बोथ ग्रुप देने पड़ेंगे, तो उस समय 3 ही महीने मिल रहे हैं और यहाँ तो 11 महीने हैं। तो बेटर क्या हुआ? इन ऑल एस्पेक्ट ये सब चीज़ों की वजह से बोथ ग्रुप ही बेटर है, ठीक है। अब सर सिक्के के 2 पहलू होते हैं,
जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट की भी बात कर लेते हैं। बोथ ग्रुप देने से नुकसान क्या होगा? देखो बेटा, पहले सबसे बड़ा फायदा मैं मानता था आर्टिकलशिप, कि एक ग्रुप क्लियर हो गया तो आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब एक ग्रुप क्लियर हो गया तो आर्टिकलशिप भी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो फायदा तो कुछ बचा ही नहीं अब। फिर भी ठीक है, एक ग्रुप करने में एक फायदा क्या होता है? मेंटल पीस। ठीक है, दिमाग को ज़्यादा लोड नहीं रहता। 11 महीने हैं, 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, आराम से पढ़ूंगा, एक एक करके निकालूंगा, इतना लोचा नहीं ले सकता मैं। ठीक है, बोथ ग्रुप का तो बस एक वो कैटेगरी का बच्चा है तो वो क्या कर सकता है, वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि मेरे से इतनी मेहनत नहीं होंगी। ठीक है, और कोई गारंटी नहीं है 3 ग्रुप में भी मेहनत, 3 सब्जेक्ट में भी मेहनत कम करनी पड़ेगी। मेहनत तो यहाँ भी उतनी लगेगी, 3-4 घंटे की क्लास रहेगी, 3-4 घंटे पढ़ना रहेगा, 8 घंटे तो पढ़ना ही रहेगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे 8 से वो 12 हो जाता है बस, लेकिन वो डे 1 से 12 नहीं होता। ठीक है, तुम्हें मैंने पहले भी समझाई थी ये चीज़। यहाँ पे अगर आप जनवरी से टाइम से स्टार्ट करते हो, जैसे आज मैंने बोला था फर्स्ट क्लास से सारे अटेंड करना, इसीलिए बोला था। ठीक है, कि अक्सर बच्चा जो गलती करता है ना, वो क्या करता है, उसे लास्ट का टाइम कभी नहीं अड़ेगा, उसे पहले का टाइम अड़ेगा। कभी भी कोई अपने परफॉर्मेंस में कोई ये देखता है ना यार कहाँ कमी रह गई, तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि उस बच्चे की कमी स्टार्टिंग के मंथ में रही होगी, एंड में नहीं रही होगी। वो एंड में जब सितंबर आता है, अगस्त आता है, तब तो वो बहुत अच्छा पढ़ा होगा। उसे कौन सा टाइम नड़ेगा जो उसको ज़्यादा कि यार इस टाइम में पढ़ लेता, वो होता है स्टार्टिंग का। यार जनवरी में एक तो लेट ज्वाइन करा, फिर फरवरी में, फिर बीच में बीकॉम आ गए तो फिर थोड़ा इजी हो गए। मार्च में बीकॉम भी देते ही हैं बच्चे, तो मार्च में बीकॉम के पेपर आए, थोड़ा इजी हो गए, वो 1 आध महीना ऐसे निकाल लिया। कुछ बच्चों ने अभी तो फाउंडेशन दिया है, अभी से कहाँ से पढ़ेंगे। यही टाइम परेशान करता है। तुमसे पहले वाले बैच में 80-85% रिजल्ट रहा, उसका एक ही क्रेडिट मैंने उनको दिया। जब वो आए थे रिजल्ट सेलिब्रेशन में, मैंने एक ही बात बोली कि सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी लगी मुझे, सबसे अच्छी, वो था डिसिप्लिन। वो सारे आते थे। मैंने क्या बोला कि फाउंडेशन खत्म होने के बाद जब हमने बैच स्टार्ट किया, हमने सोचा भी नहीं था कि सारे आ जाएंगे। पहले ही दिन से सारे आ गए, जिनका रिजल्ट भी क्लियर नहीं हुआ था अभी फाउंडेशन का, और आते ही रहे। और जब जिस दिन किसी की छुट्टी होती, वीडियो तो जरूर देखते। ये एक बेनिफिट और इसी का रिजल्ट। अब मैंने इनको पहले दिन बोल दिया था, जब मैं पढ़ाता था ना, तभी बोल दिया था तुम सारे क्लियर हो, टेंशन मत लो। ठीक है, ये लोग सोचते थे सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने कहा भाई इतना तो मैं देख सकता हूँ बच्चे को कि कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा। मैंने इनको बोल दिया था एक बच्चा क्लियर है। 1 या 2 बच्चे मुश्किल से उनके रुके हैं, बस 1 या 2 बच्चे। ठीक है, जो वैसे थे, मतलब 1-2 बच्चे तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही नहीं आते थे, ऑनलाइन ही पढ़ते थे, तो उनका तो पता नहीं है क्या देखते भी थे वीडियो की नहीं देखते थे। बाकी जो आते थे रेगुलर, उसमें सिर्फ 2 लड़कियां थी। ठीक है, और उसका पूरा क्रेडिट मैं ये नहीं कहूँगा मैंने अच्छा पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, ये तो सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जो 100% जो एक चीज़ सबसे ही अच्छी लगी जो हर बैच में होनी चाहिए, वो था उनका डिसिप्लिन। रोज आते थे, रोज। संडे वनडे कभी भी बुलाओ, छुट्टी तो करनी ही नहीं है, और किसी दिन किसी कारण से हो गई तो वीडियो तो देख कर ही आएंगे। अगर इस डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ते हो, बोथ ग्रुप आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फायदे इतने सारे हैं बोथ ग्रुप करने के, नुकसान तो में कुछ है ही नहीं। एक नुकसान ये है कि कोई बच्चा ज़्यादा लोड नहीं ले सकता, तो वो मुझसे एक बार कंसल्ट कर ले, तो मैं उसको देख के बता दूंगा कि हाँ ठीक है भाई तू नहीं ले सकता तो तू अभी 3 ही दे, लेकिन फिर वो ये प्रिपेयर रहे कि अभी ये 3 बाकी है। तो इसके लिए वो नवंबर में 11 महीने तैयारी करेगा, लेकिन इसके लिए फिर 11 महीने नहीं मिलेंगे, ये तो मई में ही होंगे, और ये मई में होंगे तो उसको फिर 3-4 महीने ही मिलेंगे, और 3-4 महीने में उसे कोचिंग भी करनी है और सेल्फ स्टडी भी करनी है, क्योंकि कोचिंग भी तो लेगा। नवंबर के पेपर खत्म होंगे, उसके बाद वो दिसंबर से कोचिंग ज्वाइन करेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3-4 महीने तो लगते ही लगते हैं पढ़ाई करने में। 4 महीने उसने कोचिंग करी, फिर अप्रैल में वो तैयारी करेगा, मई में वापस पेपर है, तो 1 ही महीना सेल्फ स्टडी का मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हुई, बोथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट का इंट्रो और ये सारी चीज़ें समझ गए। धन्यवाद।